नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। पहले तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पिछले कुछ दोस्तों ने बोला था कि आप ये जो माइक है वो हाथ में मत रखा करो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे हाथ में पकड़ते हो। दोस्तों ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी है। मैं माइक को जैसे कॉलर में लगाता हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। आप लोग प्लीज़ कुछ दिन एडजस्ट कर लो, ये माइक में चेंज कर दूंगा, फिर उसके बाद में उसको हाथ में नहीं पकड़ूंगा। लेकिन अभी तो मेरी मजबूरी है, मुझे इसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा। चलो दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमिक के 2 वीडियो लॉन्च कर दिए हैं और एक वीडियो में अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताई थी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। और दूसरे वीडियो में हमने मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अविस्फीति और स्टैगफ्लेशन देखा था। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आ गया हूं मैं पंचवर्षीय योजनाएं लेकर। पंचवर्षीय योजना में कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी आते हैं कि प्रथम ऐसे फैक्ट आते हैं कि योजना आयोग क्या होता है, एनडीसी क्या होता है, और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, इनका काम क्या है। ये सारी जानकारी मैं आपको आखिरी वाले वीडियो में 1 लाइन फैक्ट के रूप में बताऊंगा। एक एक जानकारी बताऊंगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन रहते हैं, सारी जानकारी बताएंगे। पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन इस पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फिर मैं आपको इनके सन भी ट्रिक से याद करवाऊंगा, इनके उद्देश्य भी ट्रिक से याद करवाऊंगा और सारी जानकारी अपन लेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो, एक पूरा आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके दूंगा और यहाँ से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो पहले अपन इस पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में सन याद करेंगे, उसके बाद में हम इसके उद्देश्य भी याद करेंगे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना में देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ये सन तो कॉमन रहेगा, ये सन कॉमन नहीं रहेगा, ये डेट कॉमन रहेगी। जो डेट है 1 अप्रैल और ये 31 मार्च, ये सभी पंचवर्षीय योजना में कॉमन रहेगा। 1 अप्रैल से शुरू होती पंचवर्षीय योजना और 31 मार्च तक चलती है, क्योंकि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना है, ये 5 वर्षों तक चलती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ एक बातें देखते हैं। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों ये जो हेराल्ड और डोमर है ना, ये 2 अर्थशास्त्री थे और दोनों अर्थशास्त्री अलग अलग देश से थे। देखते हैं कौन कहां से था। तो हेराल्ड जो है ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, जबकि डोमर यूएसए के अर्थशास्त्री थे। तो इस मॉडल पर हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश होने के कारण हमने पहली योजना में कृषि को प्रधानता दी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्रधानता दी गई, साथ ही संचार को भी महत्व दिया गया। 2 बात हो गई। तीसरी बात, इस योजना के तहत अब जब हमने कृषि को प्रधानता दे दी है तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, तो खेती करने के लिए पानी चाहिए। और पानी कहां पर ज्यादा है, नदियों पर है, तो हम नदियों में बांध बनाएंगे। तो हमने भाखरा नांगल बांध बनाया, हमने हीराकुंड बांध बनाया, हमने दामोदर घाटी परियोजना में बांध बनाया। तो ये बड़े बड़े बांध हमने बनाए। देखते हैं इसको। तो इस योजना के तहत भाखरा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है, पंजाब में है, सतलज नदी पर। मैंने लिखा नहीं, आप लोग ध्यान रखना। भाखरा नांगल बांध पंजाब में है, सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा में है, महानदी पर। और व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना
दामोदर नदी पर हैं, इनकी आदि की शुरुआत की गई। इन बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई और इस पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 2.1% की जगह पर 3.6% प्राप्त किया। अतः यह योजना पूरी तरह से सफल रही। देखिए दोस्तों, ये जो लक्षित विकास दर है, इसको कभी कभी जीडीपी भी कहा जाता है। लक्षित विकास दर को जीडीपी भी कहा जाता है। आप यदि किताब उठाकर देखोगे तो उसमें लक्षित विकास दर की जगह पर जीडीपी शब्द आता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मैं जीडीपी के बारे में अभी आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी अपना पंचवर्षीय योजना का टॉपिक चल रहा है तो उस पर आते हैं। तो जो भी योजना लक्षित विकास दर यदि रखता है, जिस भी योजना हम लक्षित विकास दर रखते हैं और या तो वहां तक पहुंच जाए या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो उसको सफल माना जाता है। तो इसमें लक्षित विकास दर 2.1% रखा गया और इसकी जगह पर हमने इसको प्राप्त किया 3.6%। अतः यह योजना सफल रही। फिर उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रशांत चंद्र और महालनोबिस। तो यह योजना पीसी महालनोबिस, ये भारत के ही अर्थशास्त्री थे, इस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना और तीव्र औद्योगिकीकरण करना था। देखिए, हमने लास्ट क्लास में नहीं, हमने इससे पहले की पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दे दी, तो हमारे उद्योग छूट गए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या करा, हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया और इसके तहत भी हमने 3 बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। 3 बड़े बड़े उद्योग कौन से थे? तो इसमें 3 बड़े बड़े उद्योग में भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से बना था। फिर उसके बाद में राउरकेला, ये ओडिशा में है, जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये पश्चिम बंगाल में, इसको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस योजना का लक्षित विकास दर 4.5% के स्थान पर 4.21% प्राप्त किया। अतः यह योजना भी लगभग सफल रही। हम उस उद्देश्य तक लगभग पहुंच गए थे। देखिए, 4.5% रखा गया था और 4.21% प्राप्त किया। लगभग हम वहां तक पहुंच गए थे, सफल रहे। तो हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ी और अब देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी देखिए, समझिए, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को महत्व दिया तो हमारे उद्योग छूट गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पर ध्यान दिया तो हमारी कृषि छूट गई। तो हमने अब सोचा कि हम अब क्या करें, ना तो उद्योग छोड़े ना कृषि छोड़े। हमने कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान केंद्रित किया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वावलंबी अर्थव्यवस्था रखा गया। स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसको स्वावलंबी कहते हैं। तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, इसका उद्देश्य रखा गया। देखिए, यहाँ पर स्वावलंबी का अर्थ बताया है, अपनी
समर्थता से आत्मनिर्भर होने की अवस्था या गुण या भाव को स्वावलंबी कहते हैं। अब इसमें लक्षित विकास दर हमने 5.6% रखा गया। हमने 5.6% इसमें लक्षित विकास दर रखा और हमने 2.7% प्राप्त करा, 2.7% प्राप्त करा। अतः यह योजना पूरी तरह से असफल रही। यह योजना फेल हो गई, पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि देखिए लक्षित विकास दर हमने 5.6% रखा और प्राप्त करा 2.7%। तो अब ये फेल हो गए। अब अर्थशास्त्रियों ने इसके असफल होने के कारण गिनाए। तो असफल होने के मुख्य रूप से 3 कारण थे। क्या क्या 3 कारण थे? तो भारत के 2 पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा, एक चीन है और एक भारत है। तो दोनों पड़ोसी देशों ने अपने अपने पड़ोसी धर्म निभाए। पहले चीन ने 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण करा, जिसको नेफा युद्ध के नाम से जाना जाता है। उससे जैसे तैसे हमने पार पाया। हमने हार तो गए थे, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास में सैनिकों के पास में पीटी सूसी थे और उनके पास में उच्च किस्म के हथियार थे। उस कारण से हम हार गए थे। चलो ठीक है, चीन से हार गए। चीन ने अपना पड़ोसी धर्म निभा लिया। फिर उसके बाद में हमने क्या करा? हमने नहीं करा। फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने भी अपना पड़ोसी धर्म निभाया और 1962 में उसने भी आक्रमण कर दिया। तो उसको तो हमने दौड़ा कर मारा था उस युद्ध में। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमने 2 बड़े युद्ध झेले। एक भारत चीन युद्ध झेला 1962 का, दूसरा भारत पाक युद्ध झेला 1965 का, और प्रकृति ने भी यहाँ पर भारत का साथ नहीं दिया। उस समय में भीषण अकाल पड़ गया। तो ये 3 कारण थे इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के 3 कारण थे। आइए किताबी भाषा में देखते हैं। तो इस योजना की असफलता के कारण में नंबर 1 1962 का भारत चीन युद्ध, इस युद्ध को नेफा युद्ध नाम दिया गया था। नंबर 2 1965 का भारत पाक युद्ध और अकाल पड़ना। तो दोस्तों, अब इस स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो बहुत बुरी हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई थी। तो हम अब 5 वर्षीय योजना नहीं ला पाए और हमने 3 वर्षों तक 3 वर्षों तक 1 वर्ष की योजना चलाई। तो उस समय में हमारी योजना अवकाश पर थी, इसलिए इस काल को योजना अवकाश काल का नाम दिया गया। तो देखिए योजना अवकाश काल 1966-67, योजना अवकाश काल प्रथम योजना अवकाश काल 1966-67, 1966-67 तक रहा 1 वर्ष। फिर दूसरा 1967-68, 1967-68 तक रहा 2 वर्ष। फिर तीसरा 1968-69, 1968-69 तक रहा। तो ये 3 वर्षों तक हमने 1 वर्ष की योजना चलाई। फिर हमारी जैसे स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हुई, फिर हमने 5 वर्ष की योजना लेकर आ गए। तो अब आपका यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो ये देखिए, जब योजना अवकाश चल रहा था तो योजना अवकाश के प्रथम वर्ष में, योजना अवकाश के प्रथम वर्ष में हरित क्रांति भारत में लेकर आए। और इस हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में MS स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। इस क्रांति से गेहूं और चावल के उत्पादन में एक अपार वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों, आज हमने हमारे वीडियो में प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना और योजना अवकाश के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं योजना अवकाश से फिर से शुरू करूंगा। जब तक आप लोग वीडियो को देखें। दोस्तों, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप पेन और पेपर साथ में लेकर बैठा करो और इसके नोट्स बनाया करो। इसके नोट्स बनाने से आपको बहुत फायदा होगा।
ये नोट्स आपको सभी परीक्षाओं में काम देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको भी करना है, आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है। वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।